बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत की तरफ से एक बार फिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, महंगाई में इजाफा बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन हुकूमत का एतमाद अगर देखें तो अब हुकूमती वुज़रा ये दावा कर रहे हैं कि सिंध में अगली हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाएगी। और हम 2 दिन से मुसलसल देख रहे हैं कि विफाक और सूबा सिंध एक दूसरे के आमने सामने हैं। दोनों जानिब से ये कहा जा रहा है कि कोरोना के बहुत ही अहम और संजीदा मामले के ऊपर सियासत करने की कोशिश की जा रही है। आज कुछ इस मामले पे बात करेंगे। दूसरी जानिब जो हुकूमती वुज़रा हैं वो नून लीग में तकसीम के ऊपर भी काफ़ी बयानबाजी कर रहे हैं। आज भी वज़ीर दाखिला ने कहा कि नून से शीन निकलने का जो मेरा दावा है मैं उस पर कायम हूँ। और कुछ ऐसी खबरें भी उड़ाई जा रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब नून लीग की क़यादत से अलग हो रहे हैं। तो ये मामला भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जो बहुत ही अहम एक और मामला है वो LNG की ख़रीदारी का है। एक बहुत ही महंगा मुआहदा किया है पाकिस्तान की हुकूमत ने, जिसके ऊपर अपोजिशन भी बहुत ज़्यादा तनकीद करी और माहिरीन का भी ये ख्याल है कि सिर्फ डिले करने की वजह से, बर वक्त फ़ैसला ना करने की वजह से मुल्की ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। तो ये जो विद इन द कैबिनेट हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है। कभी कोई एक बयान देता है, कभी कोई दूसरा बयान देता है। इसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है और फ़ैसला साजी जो ताख़ीर का शिकार हो रही है, इमरान खान साहब इसका नोटिस क्यों नहीं लेते, कुछ उस पर भी बात करेंगे। जी मेरे साथ बहुत ही एमिनेंट पैनल मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करवा दूँ। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर रमेश कुमार साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। और हमें कराची से ज्वाइन कर रही हैं सेनेटर ससी पुलेजो साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुसद्दिक, सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ आपसे ही शुरू करती हूँ, क्योंकि ये जो LNG का मामला है इसके ऊपर आपकी जमात के बहुत सारे लोग ना सिर्फ ये कि तनकीद का निशाना बनते रहे बल्कि उनके ऊपर केसेस भी हुए। तो अब आपको लगता है कि हुकूमत जब खुद उस तरह के मुआहदे कर रही है और उन पैसों से कहीं ज़्यादा, तो आप किस तरह से सारे सिनेरियो को देखते हैं? क्योंकि हुकूमत तो कह रही है कि ये तो एक बड़ा छोटा सा हिस्सा है जो हमने LNG मंगवानी है बाहर से। देखिए, 2-3 बड़े अहम पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि पिछले साल बर वक्त आपको मालूम होगा कि LNG नहीं मंगवाई गई और इल्ज़ामात यहाँ तक लगे कि जान के नहीं मंगवाई गई, क्योंकि हमारा जो फर्नेस ऑयल है उसकी एक पूरी माफिया मौजूद है। और वो माफिया जो है वो जो अहलकार होते हैं या जो लोग फैसला साजी के अमल में शामिल होते हैं उनको किकबैक्स देते हैं। इस वजह से LNG बर वक्त नहीं मंगवाई गई और वो कैपेसिटी जो मौजूद थी, यानी वो टर्मिनल जो लग चुके हैं, वो टर्मिनल अपनी कैपेसिटी पर नहीं चलते रहे, जिसके नतीजे में हुआ ये कि पाकिस्तान ने महंगी बिजली बनाई। यानी LNG के कारखानों में जो सस्ती तरीन बिजली बनती है उन्हें बंद करके जो महंगे कारखाने हैं जो LNG से चलते हैं, जो इनएफिशिएंट कारखाने हैं। आपको याद होगा कि आज से कुछ महीने पहले पाकिस्तान को ऑफर हो रही थी कि पाकिस्तान $3 से $4 की LNG के मुआहदे कर ले 3 साल के लिए। और उस वक्त भी मुझे ये महसूस होता है कि नैब के डर से या ना जाने किस डर से, एक तरफ नैब का डर है, दूसरी तरफ ये LNG की जो माफिया है उसकी किकबैक्स हैं, इन दोनों के दरमियान के किसी रास्ते पे फैसला ये किया गया कि $3 की जो हमें LNG मिल रही थी, जो 3 साल का हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते थे, जिसके लिए हमारे पास LNG को रीगैसीफाई करने के कारखाने मौजूद थे। हमने ये फैसला किया नहीं, हम $3 की नहीं लेंगे गैस, बल्कि आने वाले वक्त में किसी भी दिन जो भाव ताव होगा उसको पर खरीद लेंगे। अब वो भाव ताव $15 पे पहुंच चुका है और आपने भी देखा, आपने खबरों में भी देखा और बैनुल अक़वामी जरीदों के अंदर भी आपने देखा कि बताया गया कि पाकिस्तान ने सबसे महंगी बिजली LNG LNG जो है खरीदी है। सबसे महंगी LNG का मतलब ये है कि सबसे महंगी बिजली। सबसे महंगी बिजली का मतलब ये है कि जितने भी आपके कारोबार हैं, जिंदगी के कारखाने हैं, उन सब की पैदावारी कीमत जो है वो बढ़ जाएगी। अब आप ये तो नहीं कर सकते कि $15 की LNG खरीद के कारखानों को $6 की बेच दें। अगर करेंगे तो गरीब आदमी से टैक्स लेके अमीर को सब्सिडाइज कर रहे होंगे, अगर नहीं करेंगे तो पैदावारी कीमत बढ़ जाएगी। अगर कीमत बढ़ेगी तो मुल्क में महंगाई का तूफान आ जाएगा। मुल्क में महंगाई का तूफान आएगा तो गरीब आदमी जिसका पहले ही घर नहीं चल रहा, जो पहले ही माँ बाप की दवा लाए तो घर का बिजली का बिल नहीं दे पाता, बिजली का बिल दे तो अपने बच्चों की फीस नहीं दे पाता, उसके ऊपर एक कहर टूटेगा। तो ये है मुकदमा जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। एक ये कि नहीं खरीदी गई LNG पहले भी और आज भी महंगी खरीदी गई क्योंकि एक माफिया है
जिसका नाम मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक हो गया। वो ये डॉक्टर साहब मैं फर्नेस वापस ऑयल आती हूँ इंपोर्ट इसके करती है, और पास। दूसरा जी, ये जी, जी। कि चाहे खौफ है या इनएफिश या नालायकी है, नहीं, उसकी वजह से $3 की चीज 15 वो में तो खरीद इनके ली मामले उससे अवाम। खुसूसी कह चुके हैं कि नैब का खौफ तो ज़ाहिर है एक हकीकत है जो कि हुकूमती वज़रा खुद भी मानते हैं। मैं इस पे वापस आती हूँ। डॉक्टर उमेश कुमार, आपने डॉक्टर मुसद्दक की बात सुनी है, और उस वक्त जो बहुत कम पैसों में मुआहदा था, वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लोगों ने परसेंटेज ली है, किकबैक्स ले के ये किया है। अब इतने महंगे सौदे के ऊपर अगर आपकी जमात के ऊपर, आपकी हुकूमत के ऊपर यही इल्ज़ाम लगेगा तो आप उसको कैसे देखेंगे? देखिए तंजीला, मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि हमारे पास कुछ लोगों की वजह से मिसमैनेजमेंट ज़रूर हो सकती है, मगर करप्शन नहीं हो सकती। खान साहब करप्शन के बहुत ख़िलाफ़ हैं, और इस वजह से आप कुछ भी यहाँ पे किकबैक की तो बात नहीं हो सकती। रही बात कि ये इशू क्यों आया, महंगी जो है वो क्यों ली गई, टाइमली डिसीशन की बात मैंने कल थोड़ा सा शाहजेब खानज़ादा को देखा था, और उसने भी ये इशू उठाया था कि जो है वो टाइमली डिसीशन नहीं लिया गया। ये ज़रूर बात आती है क्योंकि राइट पर्सन फॉर राइट जॉब जो है वो, या कुछ ऐसे इशू आते हैं जिसकी वजह से टाइमली डिसीशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये इशू कभी ऐसे डिसीशन जब डिले होते हैं तो उन डिसीशन के डिले होने से फ़ायदा भी हो जाता है, कभी महंगाई कोई उससे नुकसान भी हो जाता है। ये अनफॉर्चुनेट चीज़ें हैं, और उसको अगर हम ये लेके आएँ कि गवर्नमेंट की नीयत से हुआ या गवर्नमेंट की इनेबिलिटी की वजह से हुआ, मैं नहीं मानता कि ऐसी बात है। बाकी रही बात पाकिस्तान की सियासत में यही पॉइंट स्कोरिंग चलती है। वो हुकूमत इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाती है, जाने वाली उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाती है, लेकिन डॉक्टर साहब एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम, ये जो चाहे फर्नेस टीवी ऑयल के ऊपर, चाहे जी, जी, ये जो ऑयल माफिया है और ये जो हमारा फ्यूल मिक्स का मामला है, ये तो आज का नहीं है। ये ऐसे ही इल्ज़ामात आप लोग माजी में भी लगाते रहे, और ये हकीकत भी है इस मुल्क की। तो खान साहब ने तो सारे माफिया से जान छुड़ानी थी, लेकिन अगर खान साहब की कैबिनेट की तरफ से ये तासुर मिले कि किसी माफिया को फैसिलिटेट किया जा रहा है, तो फिर क्या कहेंगे आप? तंजीला, इस बात में आपकी में वज़न है कि पाकिस्तान के हर बिजनेस में जो बड़े बड़े बिजनेस हैं वहाँ पे टाइकून जो बैठे हैं, उस माफिया से जान छुड़ाना बहुत मुश्किल है। और हुकूमत चाहे भी सही तो भी, क्योंकि यहाँ पे हर वक्त पॉइंट स्कोरिंग जो होती है, सियासतदानों को जिस तरीके से यूज़ किया जाता है अपने बेनिफिट में, बिजनेसमैन वो जिस तरीके से करते हैं, लोग फिर प्रेशर में आ जाते हैं, हुकूमत प्रेशर में आ जाती है, जिसकी वजह से ये चीज़ें रेक्टिफाई जिस स्पीड से होनी चाहिए थी उस स्पीड से रेक्टिफाई नहीं हो रहे हैं। मैं समझता हूँ इस चीज़ के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। इस वजह से मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि इंटरनल इश्यूज़ या पॉलिसी हो, चाहे एक्सटर्नल हमारी फॉरेन पॉलिसी हो, इन सब इश्यूज़ के ऊपर पाकिस्तान जहाँ पे खड़ा हुआ है, और पाकिस्तान के अंदर जो माजी का सिस्टम एक करप्ट माफिया का चल रहा है, उस हवाले से सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड बैठ के एक सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा। अगर एक दूसरे की पॉलिटिकल पार्टी माजी की या अभी की एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते जाएंगे तो वो डिफेंडिंग पोजीशन के ऊपर हर कोई बंदा चलता जाएगा, और जो इस्लाह आना है वो इस्लाह नहीं आएगा, वक्त सिर्फ पूरा हो जाएगा। चले रमेश साहब, तो आप उसके तो बड़ी लिए हम सारे पॉजिटिव, डेमोक्रेटिक फोर्सेस को आप तो बड़ी पॉजिटिव बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी जमात ओवरऑल एक पॉलिसी के तौर पे शायद ये वाली सोच नहीं रखती। मैं वापस इस पे आती हूँ। शशि हमारे साथ वापस आ गए हैं। शशि, आज जो है वो एक तो जो वफाकी वजीर है इत्तलात के, उन्होंने सिंध हुकूमत के खिलाफ एक काफ़ी बड़ी चार्जशीट दी। उन्होंने कहा जी कि जो पैसे भी हम देते हैं वो सिंध से बाहर चले जाते हैं, खर्च भी नहीं होते वहाँ पे, और एक लड़ाई भी पड़ी हुई है कोरोना के लॉकडाउन के मामले के ऊपर। और फिर हुकूमती वज़रा बार बार ये दावा कर रहे हैं और ज़ोर पकड़ा ये दावा कि सिंध में अगली हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाएगी। देखिए, पीटीआई की फ्रस्ट्रेशन समझ में आती है, क्योंकि सिंध में न सिर्फ 22 सालों में वो जब जदोजहद कर रहे थे तब सिंध पर नजर थी उनकी। हाँ, सिंध के मादनियात, रिसोर्सेज, समंदर, रेवेन्यू, उन पर नजर रही है 3 सालों में। सब कुछ होते हुए भी उन्होंने सिंध के लिए कुछ नहीं किया। बुलंद बांग दावे जरूर किए, पैकेजेस के ऐलान किए, कराची से लेकर छात्रों तक, दिया कुछ नहीं। अब न वो सिंध का मिजाज समझते हैं। शासन करना हर किसी का राइट है, जो भी आईनी उसमें दायरेकार में रहकर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आकर करती है, और खासकर पार्लियामेंट में भी हो, तो हम भी जैसे करते हैं, पंजाब में है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी जमात है, लेकिन पीटीआई को शासन करना आती नहीं है। वो सिर्फ एडहॉक पे चलती है
सिंध में भी एडाकिज्म का ही आपको नमूना दिखाई देगा। एक तरफ पानी बंद कर देते हैं, फिर कहते हैं सिंध के दिल जीतेगी। नहीं, सिंध का दिल कैसे जीतेगी? सिंध का मिजाज, दिल और रूह समझे तो सही आप। सिर्फ इस वजह से कि यहाँ उनकी हुकूमत नहीं है। महंगाई की मैं थोड़ा सा जरूर बात करूंगी। मुसद्दक मलिक साहब ने भी काफी उस पर अच्छा जवाब दिया LNG के हवाले से। पेट्रोलियम के हवाले से अभी देख लेना, वफाकी वज़रा एक तरफ हम पर तो ये सारा जो है वो तनकीद करते हैं, जो बेजा कहूंगी मैं। पहले मैंने कहा ना फ्रस्ट्रेशन समझ में, लेकिन एक तरफ हम बजट के दिनों से ही कह रहे थे कि भाई मिनी बजट अभी बहुत सारे आने हैं। इस वक्त जो है पेट्रोलियम की कीमतें जो बुलंद तरीन सतह पर आ गई है, यानी इजाफे के बाद नई कीमत 119 रुपए 80 पैसे फी लीटर हो गई। कैन यू इमेजिन? और ये हमने कहा था, ये तीसरी मर्तबा हमने कहा था एक महीने में आप बजट की बात कर देंगे, और ये तीसरी मर्तबा उन्होंने की है। पहले कहते थे आलमी मंदी की वजह से, अब जो है ये 2 मर्तबा किसकी वजह से की है? तो ये जब हम सिंध हुकूमत के लोग और पीपल्स पार्टी के लोग पूछते हैं पार्लियामेंट में भी, तो आपको पता जवाब नहीं होता। बात ये है कि पीटीआई जो है वो अपनी जो कैबिनेट में भी वो बड़े ही कंट्रोवर्शियल फैसले करती रही है, तो यूटर्न लेना पड़ता है। इस वक्त सिंध पर नजर वो आज़ाद कश्मीर और दूसरे मामला से नजर हटाने के लिए सिंध में फैसल वावडा और गवर्नर साहब ने कोर्ट से यहाँ तीर मार लिए, इतने कंट्रोवर्शियल बयान दिए हैं कि सिंध के लोग उनसे बेजार हो चुके हैं, उनको रद्द कर चुके हैं। पीटीआई देखिए, इनके पास मौका था 3 साल में, वो चाहते तो सिंध के लोगों के न सिर्फ करीब आ सकते थे, सिंध के दिल के भी करीब आ सकते थे। लेवल प्लेइंग फील्ड हम भी, हमें कोई खौफ नहीं। ठीक है, अच्छा शशि, क्योंकि जो बात हो रही है वो हो रही है कि कोरोना वैक्सीन और उस तरह की चीजें आपकी सिंध हुकूमत ने खरीदी नहीं है। हाँ, मैं ब्रेक जी मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद वापस आऊंगी तो मैं आपसे ये डिटेल्स लूंगी कि क्यों नहीं खरीदी, क्योंकि विफाक की जानब से ये कहा जा रहा है कि आपने अरबों रुपए का फंड रखा है, इसके बावजूद भी नहीं खरीदी। और फिर नून लीग में तकसीम का मामला डॉक्टर मुसद्दक से पूछते हैं। जी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर मुसद्दक, एक तो ज़ाहिर है हुकूमत की परफॉर्मेंस का मामला है, लेकिन जो आपने देखा होगा कि जिस कदर बयानबाजी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की अंदरूनी सियासत को लेकर हुकूमत की तरफ से हो रही है, वो ऐसे लगता है कि हुकूमत की बहुत ज़्यादा तवज्जो है उस मामले के ऊपर कि शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़ साहिबा में कोई तकसीम है, जमात में तकसीम है। फिर हमने अभी सियालकोट के इलेक्शन के ऊपर पब्लिकली देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमाओं के मौक़िफ़ में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था। 2 मुख्तलिफ मौक़िफ़ थे, एक तरफ धांधली का इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, दूसरी तरफ मुबारकबाद दी जा रही थी। तो क्या मामला है? आप ज़ाहिर है सीनियर लीडरशिप के साथ होते हैं, हिस्सा है सीनियर लीडरशिप का, तो वाकई कोई ऐसी है सूरत हाल कि जहाँ पे 2 बयानिए हों, 2 तर्ज़ सियासत हों, 2 मौक़िफ़ हों, 2 ग्रुप्स हों? देखिए, अगर हुकूमत फोकस कर रही है हमारी तकसीम पे और हमारे बयानिए पे, तो आपको फिर मालूम होना चाहिए कि अगर हुकूमत इस पे फोकस ना करे तो हुकूमत किस पे फोकस करेगी। फिर तो हुकूमत को वही बातें करनी पड़ेंगी जो आप इस प्रोग्राम में कर रही हैं कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, आपने महंगी LNG क्यों, और जिससे अरबों का नुकसान हुआ क्यों किया, अब ये नुकसान कौन उठाएगा, और जब महंगाई आएगी तो लोग कहाँ से पैसे देंगे। तो अगर वो ये बातें नहीं करेंगे तो फिर ये बातें करनी पड़ेंगी। तो उनके लिए तो मैं समझता हूँ कि यही एक अच्छा रास्ता है कि वो दूसरी पार्टियों की बातें करें ताकि उनकी बात ना हो सके, ताकि आवाम पे जो इम्पैक्ट उनकी पॉलिसीज का आ रहा है उसकी बात ना हो। लेकिन अगर आप इसकी बात भी करना चाहें तो ये तकसीम तो फिर हम में से उठनी चाहिए ना, ये आवाज़ तो हमें उठानी चाहिए। मैं 2-3 प्रोग्राम्स कर चुका हूँ पिछले 24-48 घंटे में, जिसमें मैंने बड़े वाज़ेह शक्ल में कहा कि मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ PML बल्कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो PML के बयानिए को सपोर्ट करती हैं। कौन कहेगा कि मुल्क में आइन की बालादस्ती नहीं होनी चाहिए? कौन कहेगा कि मुल्क में वोट का तकद्दुस जो है वो पामाल नहीं होना चाहिए? लोग जाते हैं, वोट डालते हैं, मगर रिजल्ट्स कुछ और निकल आते हैं, जलसे किसी और रुख के होते हैं, नतीजे किसी और रुख के होते हैं। इससे लोगों के दिलों से एतमाद जाता रहता है। तो हम ये समझते हैं, ये हमारा बयानिया है। हमारे अंदर जो 2 ग्रुप्स हैं, जिनको 2 ग्रुप्स कहा जा रहा है, उसमें एक का नुक्ता नज़र ये है कि हमें इंक्रीमेंटली आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता रहना चाहिए। जो हमारी ताकत है वो बढ़ती जाए ताकि वो तमाम कुव्वतें
जो आइन को भी पामाल करती हैं, तारीखी तौर पे आपके पास बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं, और वोट का तकद्दुस भी पामाल करती हैं, उनको रोका जा सके। हमारे यहाँ दूसरा ग्रुप है जो ये कहता है कि भाई जहाँ पे 5-5 हजार की नोटों की गड्डियां लोग फेंक रहे हों, जहाँ पे एक पार्टी के जो लीडरान हैं उनकी गाड़ी से वोटिंग का सामान और वोटिंग के अहलकार निकल रहे हों, तो वहां पे फौरी तौर पे इस अमल को रोका जाए। सही। फौरी तौर पे इस अमल को रोकने का मतलब ये है कि इंक्रीमेंटली नहीं, बल्कि पैर जमीन पे लगा के ये कहा जाए इनफ इज इनफ, हम ये नहीं होने देंगे। तो ये दोनों चीजों की मंजिल एक ही है। इस वजह से आप जिसको तकसीम कह रहे हैं, मैं समझता हूँ वो मुख्तलिफ लाया अमल या मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज हैं, और दोनों स्ट्रैटेजीज चलती हैं। हमारा फाइनल नुक्ता नज़र, सॉरी मैंने वक्त थोड़ा ज़्यादा ले लिया, वो ये है कि अगर हमने, जिसको आप मुफाहमत और मुजाहमत की तकसीम कहते हैं, अगर आपने मुफाहमत यानी बात करनी है तो बात होगी सिर्फ आइन पे, इस बात पे नहीं होगी कि एक हुकूमत हमें दे दें या हमें हुकूमत का हिस्सा बना लें या एक सूबे में हमें हुकूमत दे दें, हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं। हम समझते हैं ये मुल्क ऐसे चल नहीं सकता। ठीक है, आप कह रहे इस हैं वजह से दो हम मज़ाहमत करेंगे, जी, आप कह रहे हैं मज़ाहमत दो करेंगे मुख्तलिफ जब हिकमत तक, अमली हैं। जी हम मज़ाहमत करेंगे जब तक हमसे आइन, कानून और वोट के मुतल्लिक गुफ्तगू नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे गुफ्तगू होती है ये सीट ले लो या इस सूबे के अंदर हुकूमत ले लो या हुकूमत में पार्टिसिपेट कर लो, वो अब हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। ठीक है शशि, आप जवाब दे दीजिए कि जो सिंध हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि कोरोना की वैक्सीनेशन नहीं खरीदी, आप खरीद सकते थे, आपके पास फंड्स थे, आप लोगों ने कैपेसिटी हॉस्पिटल्स की नहीं बढ़ाई, ये इल्ज़ामात लगे हैं और आज के दिन में भी इन इल्ज़ामात की गूंज हमने मीडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में सुनी है। मैं इसको रद्द करती हूँ, क्योंकि सिंध में लॉकडाउन लगाया जब 2000 में पंजाब को टेस्ट करने के लिए, जो भी जरूरी था, जारी बात है, हर सूबे का हक बनता है, पाकिस्तान के सूबे में। तो 2000 में जब ये किया सीएम पंजाब ने, तो उन पर तो सबे वाह की। अब सिंध में सूरत बहुत खराब है, तब्दीला उस पर जो हम कराची में देखे हैं, यकीन जाने 30% से ज्यादा यहाँ ये कोरोना फैल चुका है, सारे हॉस्पिटल भर चुके हैं, वैक्सीनेशन के लिए लाइन देखेंगे आप। हुकूमत में जो भी रिसोर्सेज थे वो है वो लगा रही है, और एनसीओ के लिए आपने देखा कि सराहा जाता है इस हुकूमत को काफी करना। बाकी जो हमारी जुरिस्डिक्शन है उस मौजूद हम अपने हालात को देखकर फैसले करते हैं, और जो भी फंड्स तो हमें वफाकी हुकूमत की तरफ से मिले भी नहीं है, क्योंकि हमने पार्लियामेंट में सवाल किया था, मुसद्दिक मलिक साहब को भी पता है, सेनेट में भी हमने सवाल किए इस साल के शुरू में, लास्ट ईयर, कि भाई कोविड के जमरे में जो फंड्स की डोनेशन आए थे वफाकी हुकूमत के पास, वो कहाँ खर्च हुए, उसका हिसाब किताब दिया जाए। उसके बदले में उन्होंने हम पर इल्जाम तराशियां की हैं। यहाँ एनएसपी में भी कटौती की गई, हमारे जो सालाने फंड्स में भी कटौती की गई, नए बजट में भी आपने देखा कि फवाद साहब ने कहा जी कि थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए सिंध में जो तरक्याती मंसूबे हैं, तो अगर बिल्कुल वो सारे सूबों में ये होने चाहिए, वफाकी हुकूमत से वो शुरुआत करें। सिंध हुकूमत तो बड़े मुश्किल हालात में, बहुत महदूद रिसोर्सेज में, यकीन जाने नजरियात हमारी उस पर इनकी नजर पीटीआई हमें हिस्सा नहीं देती है। इसका जो आपका 158 आर्टिकल वायलेशन होती है, गैस यहाँ से प्रोड्यूस होती है, रेवेन्यू हम जनरेट करते हैं, यहाँ पानी बंद किया जाता है, इसके बावजूद एग्रीकल्चर में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करते हैं, किसान की कमर टूट गई है। सारी चीजों मुझे जरा डॉक्टर रमेश से पूछने दीजिए, आप कह रही हैं महदूद वसाइल हैं, डॉक्टर रमेश क्यों ज़ाहिरा अरबाब गुलाम रहीम साहब जब शामिल हुए, आप उस इजलास में, उस मीटिंग में वज़ीर आज़म के साथ मौजूद भी थे और उन्हें टास्क भी दिया गया है, और पीटीआई को अचानक सिंध में अपनी कामयाबी कैसे नज़र आना शुरू हो गई और यकदम सारी तोपों का रुख जो है वो सिंध हुकूमत की तरफ हो गया है। आपका ताल्लुक भी ज़ाहिर उसी सूबे से है, तो ऐसा क्या हुआ है, ऐसा कौन सा इशारा मिल गया कि बस अब आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बन गई, गिलगित बल्तिस्तान में बन गई, सियालकोट का एक ज़िमनी इंतखाब जीत लिया, तो फिर अब सिंध भी आपका होने वाला है? तंजीला, पहले तो मैं मुसद्दिक की बात का जवाब दूंगा। मुसद्दिक भाई है मेरे और हमेशा सीरियस बात करते हैं, और हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर अच्छे और पॉजिटिव लोग मौजूद भी हैं जो हमेशा ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर इस्लाह हो, मगर जब उसको मौका मिलता है तो वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, वो इस्लाह नहीं करते। इलेक्शन कमीशन आज से नहीं, इलेक्शन कमीशन 3 मरतबा पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, 3 मरतबा PMLN की हुकूमत रही है, इलेक्ट्रो रिफॉर्म 2017 भी आया, अभी भी आ रहा है। जो भी ये गलतियां हैं, इदारों को बेहतर करना, चाहे आज आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन किसने बनाया हुआ था, प्राइम मिनिस्टर कौन था,
उस वक्त क्यों नहीं ये इसलाह हुआ? आज नैब के ऊपर भी हम शोर कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी हम शोर कर रहे हैं, जुडिशियल रिफॉर्म के ऊपर भी शोर कर रहे हैं। हर बंदा जो भी हुकूमत में आता है वो अपने टाइम को पास करता है, मगर इसलाह की तरफ कोई नहीं जाता। मैं समझता हूँ ये जो थैंकलेस जॉब है, ये जब भी जो भी आदमी नहीं करेगा तो वो आखिर में जाके वो पछताएगा जब उसके ऊपर बारी आएगी। ये पीटीआई ने इस वक्त समझ लिया है। खान साहब क्यों लास्ट स्पीच में अभी बजट में ये कहने लगे कि आए बैठे, मैं इलेक्टोरल रिफॉर्म करने के लिए तैयार हूँ, और मैं मानता हूँ कि जमहूरियत के लिए बेहतर इलेक्शन होनी चाहिए और उसके अंदर जो लूप होल है वो हम क्लियर करें। नैब हर बिजनेसमैन को, हर ब्यूरोक्रेट को तंग करता है, खौफ छाया हुआ है, करना था उसको हम रिफॉर्म करें। बैठे तो ये सारे आके बैठ जाए, मतलब कोई फॉलो अप हुआ? माहौल वहीं का वहीं है, देखें नैब को इस्तेमाल करने का इल्जाम वहीं का वहीं है। मुझे आप अगर रोकेंगे नहीं, मैं आपको दोनों का जवाब दूंगा, क्योंकि मुझे सस्वी का भी जवाब देना है। जी। बात यह है कि उसके लिए पल्स देखी जाती है। पल्स कहाँ से आती है? पब्लिक पल्स आती है या आपके मीडिया के शाम को प्रोग्रामों से आती है? कि शाम को प्रोग्राम के अंदर अगर एहसन इकबाल बैठा हुआ है, अगर राना तनवीर बैठा हुआ है, अगर मुसद्दिक मलिक बैठा हुआ है, 3 ये सीनियर स्पोक्समैन पर्सन है, या अहमद खान बैठा हुआ है, मैं औरों की बात नहीं करता, या पीपुल्स पार्टी के अंदर आप देखें कि मुर्जा वहाब है या सईद गनी है या नवीद कमर है, अगर ऐसे लोग सीनियर लोग आते हैं जो पार्टी का फेस होते हैं, पार्टी के नुमाइंदे नहीं, पार्टी का जो फेस होते हैं, वो एक पल्स क्या देते हैं। अगर उनकी पल्स अगर नेगेटिव आती है तो कौन जो वो जाएगा उधर उनसे बात करने के लिए। अपनी जमात के पार्टी के फेसेस को भी तो देखे ना रमेश साहब, अपनी जमात के पार्टी फेसेस के ऊपर मैं मानता हूं कि हमारे पास परसेंटेज जो पॉजिटिव पल्स वाला बहुत कम है, मगर है, उनकी सिलेक्शन की जाए, स्पीकर की सरबराही में उनकी कमेटी एक बनाई जाए कि ये पॉलिटिकल पार्टी है, ये फेस होने चाहिए जो बैठे और आगे चल के इसके ऊपर काम करें, तो ये रिफॉर्म हो सकते। नहीं तो आज आप हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कल हम आपके ऊपर इस तरीके से इल्ज़ाम लगाते जाएंगे, वक्त गुजर जाएगा, कोई रिफॉर्म नहीं होगा। अब आ जाएं आप बाकी इलेक्शन में, तो 2002 से इलेक्शन का हिस्सा हूँ, मुझे पता है कि ये इलेक्शनें होती हैं, सारा पता होता है कि क्या हो रहा है, कौन जीत रहा है, कौन नहीं जीत रहा है। ये इल्ज़ामबाजी एक दूसरे के ऊपर लगाते जाएंगे, मगर वही हुकूमतें बनेंगी जो ये इलेक्शन कमीशन जिसकी रिजल्ट देगा। सही, ठीक है। अच्छा, एक ब्रेक। अच्छा ये है कि आप टाइमली फैसला करें। एक ब्रेक। अच्छा, एक अब आ जाए सस्वी पलीजों के जवाब के ऊपर। मैं सिंध पे वापस आती हूँ रमेश, मैं सिंध पे वापस आती हूँ, पहले आपसे ही बात करूंगी। एक ब्रेक जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ेंगे। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे। और डॉक्टर मुसद्दिक, जो एक और मामला वो भी हम डिस्कस करना चाहते हैं, वो ज़ाहिर है एक डिवाइडेड अपोजिशन का है। इस वक्त आपने कहा कि दो मुख्तलिफ हिकमत अमली एक जमात के अंदर हैं। हमने अपोजिशन लेवल पे भी देखा कि पार्लियामान के अंदर की हिज़्ब इख्तिलाफ, बाहर की हिज़्ब इख्तिलाफ, उसका भी एक फ़र्क है। लेकिन अवाम जो हैं, जिनको आपने ये कहा कि हम पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इस हुकूमत को घर भेज देंगे, अर्ली इलेक्शंस की बात भी होती रही है, आपको नहीं लगता कि इन सारी कन्फ्यूजन की वजह से अवाम भी कंफ्यूज हैं और जो हुकूमत का बढ़ता हुआ एतमाद है वो शायद इसी कन्फ्यूजन की वजह से दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है? देखिए, अगर तो हुकूमत पे एतमाद बढ़ रहा है फेयर इलेक्शंस के जरिए, तो आपकी बात सर आंखों पे, और हम बैठ के उसका ज़रूर तज्जिया करेंगे। लेकिन मैं तो 14-16 दिन रहकर आया हूँ AJK में, वहाँ पे इलेक्शंस में जो कुछ हुआ है, और आपने भी कैमरे की आंख से दिखाया है। उसके बाद 2 बाजारों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका नाम बताया, जहाँ पे अहलकार जिन्होंने इलेक्शन करवाने थे वो PTI के झंडे लेके घूमते रहे। तो मैं आपको वो खैर बाकी जो PTI के अपने जलसों में उन्होंने कहा मैं इतने अरब दूंगा, इतने करोड़ दूंगा, तुम इतने वोट दोगे, इतने दोगे तो इतने करोड़ दूंगा, ये तमाम बातें आपके सामने। और मैंने को मेरे ख्याल में 15 से 20 पोलिंग स्टेशंस का नाम ले लेके पोलिंग स्टेशंस का बस स्पेसिफिक्स के साथ बताया कि किस बंदे ने किसके साथ क्या किया है इलेक्शन को रिग करने के लिए। लेकिन आप जो डॉक्टर साहब ने पहले बात की, मैं समझता हूँ वो ज़्यादा अहम बात। डॉक्टर साहब ने रिफॉर्म्स की बात की। अगर ये रिफॉर्म्स बिल के ज़रिए आएँ और डिबेट के ज़रिए आगे चलें, तो मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब की बात सबसे ज़्यादा अहम है। और अगर डॉक्टर साहब समझते हैं कि कोई ऐसी कोताही है जो पिछली हुकूमतों ने की है, तो ये एक अच्छा वक्त है उसको रिमूव करने के लिए।
प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप एक ऑर्डिनेंस के जरिए लेकर आते हैं एक बिल, और उस बिल में कहते का उसका एक एसेंशियल पार्ट आप कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स होंगी, और आपको ये पता है 2 दिन का पिल डैट का एक कॉन्फ्रेंस हुई है, शायद आपने शिरकत की हो, मुझे याद नहीं आप थी मौजूद या नहीं, मगर पीटीआई के तो बहुत से दोस्त हमारे मौजूद थे, जिसमें बताया गया कि ये हैं वो ममालिक जहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हटा ली हैं क्योंकि उसके अंदर गड़बड़ हो जाती है, इलेक्शन रिग हो जाता है। जर्मनी ने हटा ली है, फ्रांस ने हटा ली है, नेदरलैंड्स ने हटा ली है, फिनलैंड ने हटा ली है, स्वीडन ने हटा ली है, यूनाइटेड किंगडम बरतानिया ने हटा ली है। अब आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान के पास कोई ऐसी खास टेक्नोलॉजी है जो बरतानिया के पास नहीं, जो फिनलैंड के पास नहीं, जो फ्रांस के पास नहीं, जो जर्मनी के पास नहीं। उसके अलावा जिन साहब ने ये मशीन बनाई थी उनको भी एक्सपर्ट के तौर पे बिल डैट ने बुलाया हुआ था। उन्होंने ये कहा कि ये जो मशीन इन्होंने भेजी है, इस मशीन को मैं 15 मिनट में रिग कर। रमेश साहब, डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से आपकी बात का जवाब दिया, लेकिन वो नुक्ता सही उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप बिल लेके आएँ और पार्लियामान में डिबेट करवाएं। तो आपको लगता है कि खान साहब ने जिस तकरीर का आप हवाला दे रहे हैं, वहाँ पे जो खान साहब का बयान था उसका सियाको सबाक यही था कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि पार्लियामान में डिबेट के ज़रिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ा जाए, और आप सारी जमातों को उस हवाले से दावत दे रहे थे? या मशीन बना के आप कहेंगे कि ये मशीन है, यही तरीका है, और फिर उसके बाद डिस्कशन क्या होगी? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। मशीन के ऊपर वोटिंग होती है या बगैर मशीन के ऊपर वोटिंग होती है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता। इलेक्शन दुनिया के बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में इलेक्शन होता है। कैसे फ्री एंड फेयर और विद फुल कॉन्फिडेंस इलेक्शन होता है उसकी स्टडी करना ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन की सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है जो एक ऑटोनोमस बॉडी है। मगर ये बिल अभी जब सेनेट के अंदर पहुंचा, सेनेट स्टैंडिंग कमेटी में मौजूद है, वहाँ पे ये डिस्कशन आई है कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाएगी और एक फोरम बनाया जाएगा जहाँ पे इसको कंसेंसस के साथ डेवलप किया जाएगा, एक ड्राफ्ट। ठीक है। अब ये चीज़ें अभी डिस्कशन में हैं। अब बात यह है कि उसके लिए आप एक दूसरे के साथ इतनी ज़बान तेज़ नहीं करें कि आपके लिए दोबारा रुकावट बन जाए और ये चीज़ें अच्छी जो मूवमेंट है वो दोबारा रुक जाए। एक तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं कर सकती? ये जो ज़बान तेज करने वाला मामला है, इसमें हुकूमत की तरफ से पहल हो तो अच्छा। हर जगह पे तंजीला ताली एक हाथ से नहीं बजती, 2 हाथ से बजती है। अच्छा, आपने ससी की बातों का जवाब देना था, जरा सिंध के ऊपर बात कर ले, फिर मैं ससी के पास जाऊं। अच्छा, देखिए, सिंध में मैं खुद 2002 से हुकूमतों का हिस्सा रहा हूँ। ससी 2002 में जब थी उस वक्त मैं हुकूमत का हिस्सा था, वो अपोजिशन में थी, और 2008 में फिर ये हुकूमत में आ गई, हम अपोजिशन में चले गए। 2013 में जो है वो मैं फेडरल में हुकूमत में था, और ये वहाँ पे बात ये है कि ये आज जिस बात की आप 2013 में तो फेडरल गवर्नमेंट भी इनके पास थी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट इनके पास थी। उस वक्त जो एनएफसी का शेयर था और उसका जो परसेंटेज आता था और जो आज आता है, जो पहले सिस्टम चलता था, जो आज सिस्टम चल रहा है, अगर उसमें बेहतरी है, टाइमली पैसे आ जाना, शेयर कंप्लीट आ जाना, तो फिर आप माने कि 2018 के बाद, इवन 2014 के बाद बेहतरी आई है, या 2008 से 13 तक बेहतरी थी। आप, क्योंकि ये हम माजी में भी इसको मैं कंपेयर कर चुका हूँ, तो ये बात कहने की हद तक ज़रूर है, मगर इन बातों में सदाकत नहीं है। हकीकत ये है कि नेग्लिजेंसी है, करप्शन है, जिसकी वजह से आज भी देखो ना, आज आप एक तरफ, मैं लॉकडाउन के हवाले से मैं बात इस वजह से नहीं करूँगा, मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन होना चाहिए। अब किस लेवल पे ऊपर लॉकडाउन होना चाहिए ये एक बहुत डिबेटेबल है कि बिजनेस के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़े, डेली वेजेस के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़े, मगर सेहत है, जी है तो जहान है। जी ससी, डॉक्टर साहब कह रहे हैं चीज़ें तो बेहतरी की तरफ गई हैं सिंध और विफाक में। शायद सियासी अगर बयानबाजी से थोड़ा सा गुरेज किया जाए तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, बैठ के बात हो सकती है। हाँ, तंजीला देखो, ये चीज तो फिर पीटीआई के वफाकी वज़रा को ही सोचनी चाहिए ना। एनसीओसी में फैसले होते हैं। कल मैं सुन रही थी डॉक्टर फैसल को, परसों उन्होंने कहा बिल्कुल सिंध में सूरत हाल खास करके कराची में कोरोना की बहुत खराब है डेल्टा वेरिएंट के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि जो सिंध हुकूमत फैसले कर रही है जरूरी है। इवन टीवी पर जो आपके जो संजीदा लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशन के लोग हैं, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट अकेले सिर्फ फैसले नहीं करती। आपने देखा कि परसों कल बल्कि एक हफ्ते की पूरी बड़ी एक एक्सरसाइज की डेलीब्रेशन हुई और डिस्ट्रिक्ट लेवल हुई, सीएम हाउस में सबको बुलाया गया
उसके बाद ये जो 8 तारीख तक का लॉकडाउन हुआ है, तो अभी आज उससे थोड़ी नरमी भी हमने की है, क्योंकि यहाँ सूरत हाल जो है वाकई इतनी खराब है कि यहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट पर जो रमेश भाई हमारे की तनकीद कर रहे थे, हालांकि हालत ये है कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने ईद पर भी छुट्टियां नहीं दी और मनसूख कर दी उन्होंने, तो इसीलिए डॉक्टर्स की भी डॉक्टर अजरा आपको फील्ड में मिलेंगी, आपको जो हमारे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है आसिफ सिंह साहब वो फील्ड में मिलेंगे। लेकिन बात ये है कि हेवीली पॉपुलेटेड है ना कराची, और यहाँ से हर सुबह के लोग आते हैं बलूचिस्तान से भी यहाँ। अब वो 30% तक अगर कोई चीज पहुँच गई हो तो जरूर वैक्सीनेशन के लिए हम भी लोगों को कह रहे हैं कि भाई आए कराएं, तो रश होगा। और ये अच्छी बात है कि लोग इतनी सेंसिटाइज हैं, अवेयर हैं, तो एक्सपो सेंटर हो और जहाँ हो, जिससे अब तो हॉस्पिटल वाकई भर गए, इस वजह से हम कह रहे हैं कि लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। मुख्तसर दूसरी चीज में रमेश साहब की ये जवाब देना चाहूंगी कि एनएफसी का इजरा भी जो है सारे सूबे से बिठाकर पार्टी की गवर्नमेंट ने किया, ये आइन की एक बहुत अहम रिक्वायरमेंट थी। फिर आइन में डिक्टेटरशिप का गंद निकाल कर बेहतर किया, दहशतगर्दी को भी जहाँ हमने फेस किया वहीं हमने अच्छी बातें की, और यही वजह है कि जो 15 में आना था एनएफसी का इजरा, जो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, खुद मेरे भी सारे के सारे रेजोल्यूशन और मोशन उसी पर आप सेनेट में देखेंगे, जिसकी रूलिंग भी दी थी रजा रबानी साहब ने। उसका पीटीआई ने जो दावे किए थे, पीटीआई तो उससे फिर गई, हट गई, बल्कि जो अभी टीओआर नए एनएफसी की फॉर्मुलेशन के लिए बनाए वो भी रद्द हो गए, इवन अदालत में रद्द कर दिए। बात ये संजीदा नहीं है, पीटीआई के लोग संजीदा नहीं है, और सिंध को पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया जा रहा है, मुआशी मार दी जा रही है, और लॉकडाउन पे भी सियासत की जा रही है, कोरोना पे भी सियासत की जा रही है। हालांकि ये पाकिस्तान के ही लोग हैं, और सिंध पे जहाँ आपको अफगान मुहाजिरीन का यहाँ बाहर मिलेगा, वहीं दूसरे सूबों के भी लोगों का बाहर यहाँ मिलेगा। और हमारी हेल्थ सिस्टम जो है वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन जो जरूरी है इंसानी जानों को बचाना है, तो जरूर हम जो है अहम तरीन और सख्त तरीन इकदाम जो है कुछ दिनों के लिए सही, लेकिन जाने बचानी है, कोरोना से लड़ना है, तो जरूर इकदाम किए जाए। ठीक है, सेनेटर शशि पिलेजो साहिबा, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, डॉक्टर रमेश कुमार, आप तीनों का बहुत शुक्रिया जी। गुफ्तगू आपने सुनी, जो सियासी सूरत हाल और जो माहौल आज बना रहा, उसमें ज़ाहिर है सिंध में कोरोना की सूरत हाल को लेके भी काफ़ी ज़्यादा बातचीत हुई है। बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आपने देखी, सिंध के जो सीनियर लीडर्स हैं वो भी कर रहे हैं, और वफाकी वज़रा की जानिब से भी बयान आते रहे हैं। जो मामला है वो ये है कि अफ़वाह व तफ़हीम से इस तरह के फ़ैसले इस अंदाज़ में किए जाएं कि किसी का भी नुकसान ना हो, और जो कोरोना का बहुत ही संजीदा मामला है, जिसके हवाले से NCOC बार बार कह रही है कि जो चौथा अब वायरस की जो लहर आई है, जो 4th वेव है, इसके लिए शायद हमारे पास रिसोर्सेज भी नाकाफ़ी हैं इस तरह के वेरिएंट की तशख़ीस के लिए। तो वहाँ पे सारी जमातों को, सारी हुकूमतों को मिलकर अवाम को ये बावर कराना है कि संजीदगी से, वैक्सीनेशन से और एहतियाती तदाबीर से ही हम अपने आप को और दूसरों को बचा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।